नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट को प्रैक्टिस करने के दौरान अब हम पहुंच चुके हैं 2002 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट पे। तो अब उस क्वेश्चन सेट को हम करेंगे, उससे पहले आप जानते हैं, मैं बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो उसके लिए आप तैयारी जो है अब और बढ़ाने की ज़रूरत है। स्पेशली जिनका एज जो है जो 26 प्लस कर चुके हैं, उनको तो ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स और सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहिए और लगातार कंटिन्यूअस मेरे साथ बने रहिए। उन लोगों को जिनका एज जो है प्लस 26 प्लस हो चुका है, वो मेरे साथ बने रहें ताकि उनको बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। अगर वो अभी से सीरियस नहीं होंगे, तो फिर अभी 26 से कब 32 हो जाएगा और 32 से कब 37 हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप जो है कंटिन्यूअस बने रहिए और इसका फ़ायदा जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम में उसका ज़रूर से ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है? तो क्वेश्चन को बनाते रहिए और क्वेश्चन को बनाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखकर ये सारा जो सेट तैयार किया गया है, उसका एक मिशन है, उसका एक पीछे बहुत सारा अ, कोऑर्डिनेशन है जो जो कि आपको एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, ये कितना फ्रूटफुल रहा है। ठीक है? तो आप एट लीस्ट ये आँख बंद बंद करके विश्वास कीजिए कि हाँ, ये जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए उपयोगी है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कुमार संभवम बुक है, कुमार संभवम एन एपिक पोएम वाज़ रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। कालिदास। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उन्हीं के कार्यकाल में ये जो है उन कार्यकाल में ये नवरत्न में शामिल थे। जो उनका जो नवरत्न जो था, उसमें एक रत्न ये भी थे, कालिदास। कालिदास के द्वारा और सारी भी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आइए उन सारे कालिदास का जो भी बुक्स लिखा गया, उसका आज हम एक एक्स-रे कर लेते हैं। ठीक है? तो कालिदास के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, उस पुस्तक में आप ध्यान में रखिएगा, सारे पुस्तकों का हम नाम लिख दे रहे हैं। जैसे पहला पुस्तक है जैसे रघुवंश। ये एक पुस्तक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा आप ध्यान में रख सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। एक और पुस्तक है मालविकाग्निमित्र, ये भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पुस्तक आप जानते हैं कुमार संभवम के बारे में तो हम बता चुके हैं, तो उसको छोड़ देते हैं कुमार संभवम को। अगला एक पुस्तक है जिसका नाम है मेघदूत। मेघदूत एक पुस्तक है और एक अगला है विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय। ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई। गौतम बुद्ध was elevated to the position of God at the time of which ruler? गौतम बुद्ध को जो है वो भगवान का दर्जा मिल गया। तो किसके शासन काल में मिला? तो ये मिला कनिष्क के शासन काल। गौतम बुद्ध के जो है भगवान का दर्जा मिला कनिष्क के काल में। उनको जो है भगवान का दर्जा मिला कनिष्क के काल में। ठीक है? कौन सी डायनेस्टी ने शुंग वंश को जो है उसको रिप्लेस किया? ठीक है? शुंग वंश के बाद जो वंश आया उसका नाम है कण्व वंश। कण्व वंश। कण्व वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है वासुदेव। वासुदेव, ध्यान में रखिएगा, ये फाउंडर है वासुदेव कण्व। और जब ये भी ध्यान में रखिएगा कि इस वंश को जो है कण्व वंश को जो खत्म किया, वो खत्म हुआ
उसको खत्म किया सातवाहन ने कर्ण वंश को खत्म किया। लीडर हु बिलोंग टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है कि कौन कौन से नेता जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हैं, यानी एक्सट्रीम ग्रुप के, एक था एक्सट्रीम और एक था मॉडरेट। तो पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मॉडरेट लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन थे, यानी इसको एक्सट्रीम वाले को गर्म और मॉडरेट वाले को नरम रख सकते हैं। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक्सट्रीम वाले में कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, पाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र। लाल बाल पाल, इन्हें ही लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और एक है अरविंदो घोष, अरविंदो। ये सब जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। वहीं दूसरी तरफ जब मॉडरेट लीडर्स का बात किया जाए तो मॉडरेट लीडर्स में फिरोज शाह मेहता, फिर है दादा भाई नौरोजी, दादा, और है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी क्वेश्चन 2 बार 3 बार अभी ही रिपीट हो गया कि कौन एक्सट्रीमिस्ट हैं और कौन जो है मॉडरेट ग्रुप के लीडर्स हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। वहीं नरम दल के जो मॉडरेट लीडर्स थे उनका नाम फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले था। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर, which dynasty ruled over? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? तो उस वंश का नाम है सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। जब भारत पे आक्रमण करने वाला था तो उस समय जो है तुगलक वंश जो है वो खत्म होने के कगार पे था, और तुगलक वंश खत्म होने के बाद ये जो है सैयद वंश का स्थापना हो रहा था। और ये ध्यान में रखिएगा, जो तैमूर जो है 1398 में आता है, भारत पे आक्रमण किया था। अच्छा, किस सुल्तान के पास सबसे ज्यादा जो है उसके विच सुल्तान हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में सबसे ज्यादा स्लेव्स जो है, दास जो है उसी के काल में थे। उसका नाम है फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक यानी एफएसटी भी बोलते हैं, एफएसटी, इन्हीं के काल में सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा स्लेव्स थे, यानी इनके काल में सबसे ज्यादा दास जो है एफएसटी के काल में थे। आइए फिरोज शाह तुगलक को आज हम उनके पीरियड को हम एक्सरे करते हैं, आज उनको हम एक्सरे करते हैं, आज उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं, उनके उनके बारे में क्या क्या उनका अचीवमेंट्स रहा, क्या क्या जो है कर चलाए, जो टैक्स है वो किस तरह का टैक्स लगा, वो सब सारी जानकारियां ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, इन्होंने एक ये चलाया था जिसका नाम था, ये रहे एफएसटी, एफएसटी ने चलाया दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात इन्होंने ही चलाया था। एक और था दीवान ए बंदेगान, दीवान ए बंदेगान, ये सब एफएसटी से संबंधित है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदेगान। जौनपुर को इन्होंने ही बसाया था, जौनपुर, जौनपुर को बसाया था, ये ध्यान में रखिएगा। जौनपुर को किसने बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। हक ए सर, हक ए शर, हक ए सर जो है एक सिंचाई कर है, इरिगेशन टैक्स, इरिगेशन टैक्स, इसे भी एफएसटी ही ने, फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। ठीक है, अब ये एक तो पहले भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक ने ही
जो फ्रूट्स की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए फ्रूट्स की क्वालिटी पर जो उसके सबसे पहले ध्यान गया था। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। टोपरा और मेरठ से टोपरा और मेरठ से, ठीक है, इन्होंने अशोक स्तंभ जो था उसको दिल्ली मंगवाया। तो जो है इन्होंने दिल्ली मंगवाया। टोपरा और मेरठ से इन्होंने अशोक स्तंभ को दिल्ली मंगवाया। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में ये ध्यान में रखेंगे। एफएसटी के बारे में कुछ और बातें जो है ध्यान में रखने योग्य है। जैसे इनके द्वारा क्या क्या टैक्स चलाया गया। टैक्स जो इनके द्वारा चलाया गया उसका नाम था खराज। खराज एक टैक्स था। और दूसरा था खुमस, जो है एक टैक्स था, खुमस था दूसरा टैक्स। एक खराज, एक खुमस और जकात, ये सारे टैक्स जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया। खराज, खुमस और जकात इनके द्वारा लगाया गया। जो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका पांचवा जो बिल्डिंग है, ऐसे देखिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और ये जो फिफ्थ फ्लोर है इसको एफएसटी ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने ही 5 तल्ले का जो कुतुब मीनार में जो 5वां तल्ला है उसको किसने बनाया था? 5 स्टोरी बिल्डिंग जो है किसने बनाया था? कुतुब मीनार नहीं बनाया, एफएसटी ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत दूसरे बार आ गया। इससे पहले भी सेट में आया हुआ था तो थोड़ा सा बदला हुआ है। आइए इसका भी एक बार फिर से रिवीजन आपका करा देते हैं कि कौन कौन सा बौद्ध सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ और उसमें जो है कौन कौन से शासक रहे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले जो बौद्ध सम्मेलन हुआ वो बताया जा चुका है कि राजगीर में हुआ। दूसरा जो है बौद्ध संगति वैशाली में हुआ। तीसरा जो है पाटलिपुत्र में हुआ। चौथा जो है कश्मीर में हुआ। राजगीर में जो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ उसमें जो है उस समय के शासक जो थे उनका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु को पितृहंता कहा जाता है, रूलर। ठीक है, और वैशाली का जो हुआ उसमें काला शोक थे, काला शोक थे। वैशाली का जो बौद्ध संगीत दूसरा बौद्ध संगीत हुआ उसमें काला शोक थे। और पाटलिपुत्र का जो हुआ उसमें अशोक से संबंधित, उसमें जो रूलर थे अशोक थे। और कश्मीर में जब हुआ तो कश्मीर के जो है उस समय जो है रूलर थे कनिष्क। यहाँ पे अगर प्रेसिडेंसी की बात किया जाए, उस समय इसका जो सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्षता किसने किया? तो जो अजातशत्रु के समय जो है वो महाकश्यप ने किया था, महाकश्यप ने किया था। कालाशोक के काल में जो है सुबुकामी ने किया, सुबुकामी ने। अशोक के काल में मुगली पुत्र किसने तीसरी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किया था। और कनिष्क के काल में जो है अश्वघोष ने अध्यक्षता किया था, अश्वघोष ने अध्यक्षता किया था। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप आपको आराम से दे सकते हैं कि फर्स्ट जो बौद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ था। उसमें रूलर जो थे अशोक थे, उसके समय जो अध्यक्षता किए थे उनका नाम था मोगलीपुत्तिस। Which सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला। किसके शासन काल में मिला? एफएसटी के काल में मिला। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक को बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के काल में ही बेरोजगारों को रोजगार मिला था। और एक और भी बताएं उसमें कि इनके काल में फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट हुई। और भी बातें जो है आज इसके लेक्चर में बताया गया पिछले क्वेश्चन में। वो कौन सा शासक था जिसने फरमान जारी किया था इसके लिए? इंग्लिशमैन के लिए टू फैसिलिटेट दियर ट्रेड, वो ताकि वो अपना जो है ट्रेड जो है भारत में
व्यापार जो है वो कर सके। तो उस शासक का नाम था शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को ही आपको याद होगा, एक पहले लेक्चर में बताया गया है कि गजीउद्दीन ने इनको दिल्ली में घुसने से, शाह आलम द्वितीय को जो है दिल्ली में आने से शाह आलम द्वितीय को किसने रोका था? गजीउद्दीन ने एंट्री जो है इनके आने पर, दिल्ली में जो आने पर एंट्री जो है इनको है पाबंदी लगाया था। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है कि बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट रीजन ऑफ अशोक वाज एट, कहाँ हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल? अशोक के काल में, अभी बताएं। तो इस क्वेश्चन को जवाब होगा पाटलिपुत्र। महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट ऑन बोध गया वेयर। ठीक है, तो महाबोधि टेम्पल जो है बोध गया में बनाया गया है। ठीक है, तो वहां पे बनाया गया, तो वहां पे महा जो गौतम बुद्ध उनको क्या चीज, उनको क्या मिला हुआ था? तो इनलाइटमेंट हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट। यानी महाबोधि टेम्पल में इन्होंने 39 दिनों तक पीपल के वृक्ष के नीचे 39 दिनों तक इन्होंने शिक्षा जो है ग्रहण किया था, जिसे हम इनलाइटमेंट बोलते हैं। जो है गौतम बुद्ध को जो यहाँ पे शिक्षा मिला था। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट कब हुआ था? तो मुंडा रिवोल्ट हुआ था 1890। ये इसकी अध्यक्षता किया था किसने? बिरसा मुंडा ने। इसी बिरसा मुंडा जो आंदोलन है, मुंडा आंदोलन को उलगुलान भी बोलते हैं, उलगुलान आंदोलन भी। उलगुलान उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट जो है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था, और ये 1890 में हुआ था। बिरसा मुंडा के को आपको पता है कि इनको जामको पाई में गिरफ्तार किया था। ये जो है जंगल है, जामको पाई एक जगह है, सोते समय इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भारत में जो है पहला वाइसराय पुर्तगाल की तरफ से जो बना था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अल्मीडा। अल, अल्मीडा। जो पहला वाइसराय बना था उनका नाम था अल्मीडा। ठीक है, जो पहला पुर्तगाली वाइसराय था उसका भारत में जो बना था उसका नाम था अल्मीडा। इसका जो है 1505 से लेकर 1509 तक जो है अल्मीडा जो है वाइसराय रहा भारत में। ये देखिए पुर्तगाल, अब पुर्तगाल जो है मैप के माध्यम से समझ लेते हैं पुर्तगाल है कहाँ पे। तो देखिए, या ये जो है ये पोर्शन जहाँ पे रेड चलेगा, मेरा पेन चलेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ये है पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाल, और ये जो पीला वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है वो ये स्पेन का है। ठीक है, तो पुर्तगाली लोग यहीं से जो है भारत पर आए थे, और इसमें जो सबसे पहला वाइसराय था उसका नाम था अल्मीडा। अल्मीडा, यही जो है पहला वाइसराय भारत में आया था, अल्मीडा। Who was appointed as Deputy Diwan of Murshidabad by Robert Clive after Allahabad Treaty? Allahabad Treaty यानी इलाहाबाद संधि के बाद डेप्यूटी दीवान बनाया गया मुर्शिदाबाद का रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में, और ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बट बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में लड़ा गया था। 1764 में लड़ा गया, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में। तो उस समय उप दीवान जो बनाया गया था उनका नाम पूछ रहा है,
तो उनका नाम था मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। यही जो है उप दीवान थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किए गए थे आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद संधि के बाद इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये जो मोहम्मद रजा खान है नहीं, उप दीवान या फिर डेप्यूटी दीवान मुर्शिदाबाद का बनाया गया था। ठीक है, कौन सा कमीशन, विच कमीशन इज एसोसिएटेड विथ आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कमीशन जो है वो बनाया गया विथ आर्मी और रीऑर्गेनाइजेशन, आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया और 1857 के विद्रोह के दबाने के बाद ये घटना हुआ। तो हम बता दें कि 1857 के पहले ही ये डिमांड किया जा रहा था कि जो है भारतीय इंडियन जो आर्मी है उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन जब 1857 का विद्रोह जब उठा तो उसके बाद जो है पील आयोग बना। क्या बना? पील आयोग, पील कमीशन, और उसने ही यह जो है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन का से संबंधित है। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कौन सा है? तो पील आयोग जो है आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? तो एस एन बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर है। तो इंडियन एसोसिएशन को जो है ये जाकर बाद में विलय हो गया था, इसका मिलन हो गया था। किसमें मिल गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। तो इसके फाउंडर का नाम था एस एन बनर्जी। स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड विद करो या मरो जो है किससे संबंधित है? तो करो या मंदिर जो संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन के से संबंधित है। डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। अगर मूवमेंट पूछे तो क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछेंगे। और ये किस, इसका नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ये नारा जो है 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। 9 अगस्त को 9th ऑफ अगस्त को 1942 को रात 12 बजे 12 पीएम में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को बैठक चला था कि आगे का एजेंडा जो है सेट किया जाना था। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसी को लेकर एजेंडा सेट किया जाना था। मुंबई में जो है बैठक चल रहा था, सारे लीडर्स जमा हुए थे। उसी समय जो है आगा खान पैलेस से महात्मा गांधी जी को 9 अगस्त को रात को 12 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो है सेकेंड सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन है उसका बैठक हुआ था कलकत्ता में। इसका जो अध्यक्षता है वो किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ब्रिटिश पॉवर्टी पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान में रहता है कि हाँ 1905 में हुआ था, लेकिन बीपीएससी ऐसा नहीं पूछता है। अब इसमें ऑप्शन दे देगा 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 14 अक्टूबर 1905। ऐसे नजदीक नजदीक ऑप्शन देता है ना कि आप सिर्फ मंथ भी याद करके नहीं दे सकते हैं जवाब। आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए कि हाँ किस डेट को हुआ था। तो ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, इसका फिर से विलय हो जाता है 1911 में जो है। लेकिन खैर आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय जो विभाजन के समय जो था वो कर्जन थे।
ये देखिए बार-बार क्वेश्चन ये आज़ाद हिंद फौज से आ रहा है, बार-बार तीसरी बार ये आ चुका है। आज़ाद हिंद फौज का जो है सेटअप कब हुआ था? तो ये सेटअप हुआ था 1942 में। 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इस समय हुआ था, उसी समय ये हुआ था। इसे INA भी कहते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। ठीक है? इसको बनाने में ये जो है फुजियारा का हाथ था, अ, आइडिया था और इसमें इनमें मोहन सिंह का भी योगदान है। मोहन सिंह, ये सारे कैरेक्टर्स आप पढ़ कर रखेंगे। फुजियारा, मोहन सिंह, ठीक है? और ये जो सेटअप हुआ था, ये कहाँ सेटअप हुआ था? तो सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज पहली बार कहाँ बना था? तो सिंगापुर में बना था और सिंगापुर में बना था और ये जो है 1942 में बना था। ये 2 जो चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। 1942 में आज़ाद हिंद फौज बना, जिसे INA भी कहते हैं और ये जो है इस्टैब्लिश हुआ था, इसका जो है कहाँ इसके ये पार्ट ये जो INA बना था वो कहाँ बना था? सिंगापुर में बना था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो इन सबको फांसी दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दिया गया 31 सॉरी 23rd ऑफ मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इन सारे लोगों को फांसी दिया गया। इन लोगों को इन पे केस क्या था? JP सैंडर्स का एक केस था। इन लोगों का हत्या का आरोप लगा था। ये जो JP सैंडर्स था वो DYSP था, DSP था। कैबिनेट मिशन जो है उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो कैबिनेट मिनिस्टर का अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? पैट्रिक लॉरेंस ने। इसको याद रखिएगा कि पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता किया था कैबिनेट मिशन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे आयोग का आंसर जो है भगत सिंह। आयोग का जो आंसर है वो भगत सिंह है। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ था भगत सिंह, इकबाल, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। इकबाल जो है इन्होंने ही शायद सबसे पहले ये नारा दिया था। बुक में जो है ऐसा आंसर दिया था, लेकिन जो आयोग का आंसर है वो भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला को कहाँ लाया गया? तो बता दें, ये जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, तो 7 अगस्त 1942 को अ, उससे पहले जो है ये जो है हजारीबाग जेल में जो है थे, ये बंद थे। हजारीबाग जेल में योगेंद्र शुक्ला को बंद किया गया था। ये हजारीबाग से जेल से ये फरार हो गए थे। अब ये फरार होकर भाग गए थे मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में भाग गए थे और मुजफ्फरपुर में इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ा गया और भेज कहाँ दिया गया? पटना भेज दिया गया। कहाँ लाया गया? तो पटना लाया गया। ठीक, योगेंद्र शुक्ला। जगत नारायण जो है, जगत नारायण वो किससे वाज एसोसिएटेड विथ, वो कहाँ से संबंधित है? जगत नारायण जो है वो संबंधित है बांकेपुर से। बांकेपुर जेल से, बांकेपुर से संबंधित है। ये भी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। क्विट इंडिया मूवमेंट से जगत नारायण लाल को जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इन्हें गिरफ्तार करके बांकेपुर जेल में रखा गया था। बांकेपुर जेल में एक और व्यक्ति को जिसके बारे में बताए हैं, बहुत पहले पहले भी लेक्चर में बताए हैं। एक और व्यक्ति को रखा गया था बांकेपुर जेल में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन से व्यक्ति थे जिनको बांकेपुर जेल में रखा गया था। रामचंद्र शर्मा बिलोंग टू विच विलेज? रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से संबंध रखते थे? तो ये जो गांव है अमहड़ है। अमहड़, अमहड़ ये जिसे अमवा भी बोलते हैं, ये स्थित है
रामचंद्र शर्मा का जो गांव है वो स्थित है गोरखपुर, और गोरखपुर पड़ता है यूपी में। रामचंद्र शर्मा। तो ये नरसिंह नारायण जो है वो क्या थे? तो ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ था। नरसिंह नारायण क्या वो पॉलिटिशियन थे, क्या वो नेशनलिस्ट थे, क्या वो फासिस्ट थे? ऐसे बहुत सारा ऑप्शन दिया जा सकता है। तो नरसिंह नारायण जो है वो थे सोशलिस्ट, समाजवाद, समाजवाद से इनका संबंध, समाजवादी लोग थे। तो नरसिंह नारायण सोशलिस्ट। 1857 को विद्रोह को एक कवि ने अपने आंखों से देखा था, या विटनेस उसका गवाह था। तो उस कवि का नाम क्या है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह को जो है वो देखा था। Who was the bitterest enemy of Britishers during the revolt of 1857? जो है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तो उनका नाम था मौलवी मौलवी अहमदुल्ला अहमदुल्ला शाह। मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे, और इनके खिलाफ जो है 50,000 रुपये का उस समय 1857 के समय में इनाम रखा गया था। आप सोच सकते हैं, 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था मोहम्मद अहमदुल्ला शाह के खिलाफ जिंदा पकड़ने के लिए। ठीक है। मोहम्मद ये जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये फैजाबाद में जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, तो इनका योगदान था। किनका योगदान था? मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब का। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम? बोला है कि भारतीय संविधान में क्या चीज सुप्रीम है? क्या है ये पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, या अ, अ, जो है प्राइम मिनिस्टर है? ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था, या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बहुत सारा ऑप्शन बन सकता है। तो जो है भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा सबसे जो सुप्रीम है वो खुद संविधान ही सबसे ज्यादा सुप्रीम। ठीक है। नहीं सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा, नहीं पार्लियामेंट होगा, नहीं कोई अदर ऑप्शन होगा। संविधान जो है वो सर्वे सर्व। ठीक है। संविधान जो है उसी के अनुसार सब लोग को चलना है। हु एडवाइजेस स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? स्टेट गवर्नमेंट को कानूनी बात को जो है, कानूनी जो लीगल मैटर्स होता है, कानूनी जो पेच फंसता है उसमें कौन सहायता करेगा? तो उसका नाम है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। और ये पहले ही बताया जा चुका है कि जो सेंट्रल लेवल पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो संबंधित है उनका नाम है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है, और स्टेट गवर्नमेंट के वकील हैं उनका नाम, उनको क्या कहता है? एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। ये जो है सरकार के वकील हैं। अटॉर्नी जनरल जो है केंद्र सरकार के वकील हैं, और एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार के वकील हैं। एग्जीक्यूटिव जो है सबऑर्डिनेट है, वो किसका सबऑर्डिनेट है? तो लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का जो है एग्जीक्यूटिव जो है सबऑर्डिनेट। जीरो आवर्स, जीरो आवर रेफर्स टू, जीरो आवर क्या चीज को रेफर करता है? तो क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन आवर को रेफर करता है जीरो आवर, यानी ये प्रश्न काल को ही जीरो आवर कहते हैं। ये इंडियन मॉडल है, ये कहीं से लिया नहीं गया है, ये खुद भारत का अपना मॉडल है। ठीक है। बाय व्हाट टर्म कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान बाय व्हाट टर्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड? ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को
के लिए क्या टर्म दिया जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो किसके लिए किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए किया गया। इसमें और भी दिया जा सकता है डीपीएसपी के लिए, और भी सारा ऑप्शन दिया जा सकता है। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये हुआ था स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और 86वां जो संविधान संशोधन है, सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1986, इसको जो है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 10+1 एक जो नया जोड़ा गया। ठीक है, एक जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जोड़ा गया, 10 पहले से था, एक जोड़ा गया, तो 11 जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटी जो है। Which article of the Indian Constitution gives precedence to the constitutional provision over the laws made by the union and state legislature? एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसमें स्टेट का भी योगदान है और यूनियन का भी है। ठीक है, ये स्टेट भी है और यूनियन भी है। तो जब स्टेट और यूनियन का जब दोनों दोनों का डिसीजन जब लेना, दोनों अगर अलग अलग नियम बना रहा है, कहीं दाम पे ऐसा फंसता है कि किसको हम किसके डिसीजन को हम ऊपर मानेंगे, स्टेट के डिसीजन को या फिर यूनियन के डिसीजन को। ये किस आर्टिकल से क्लियर होता है कि अगर पेज फंसता है स्टेट और यूनियन में कि किसके डिसीजन किसका डिसीजन जो है प्रिवेल करेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 245 जो है वो क्लियर करता है कि जो है यूनियन का जो डिसीजन होगा वही जो है सर्वसर्वा, यानी इसको प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे? यूनियन के डिसीजन को। और ये किस आर्टिकल से पता चलता है? तो आर्टिकल 245 से पता चलता है कि यूनियन का जो डिसीजन है वो बड़ा है स्टेट के डिसीजन। ठीक है, ये पता चलता है 245 से। जो कौन सा इंडस्ट्री जो है मूरी में स्थित है, मूरी एक जगह है, तो वहां पे जो है वो फेमस है अल्युमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, अल्युमिनियम के लिए जो है फेमस है। इसको जो है हिंडाल्को ने, अल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया है अल्युमिनियम अनलिक्विड। ठीक है, अल्युमिनियम कंपनी था, उसको हिंडाल्को ने एक्वायर कर लिया। बैथून, बेला पहाड़ी, तेलैया जो है आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। ये जो तीनों डैम है, तीनों क्या है? डैम है। ये तीनों जो है डैम है, वो किस नदी पे बनाए गए हैं? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बराकर नदी पे। किस नदी पे? तो बराकर नदी पे। तिलैया, बेला पहाड़ी, बैठून, ये जो है बराकर नदी पे बनाया गया है। बराकर जो है एक ट्राइब्यूटरी है, बराकर रिवर जो है एक ट्राइब्यूटरी है। किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो आप ध्यान में रखिएगा, दामोदर की ट्राइब्यूटरी है। दामोदर रिवर की ट्राइब्यूटरी है बराकर। और इसी बराकर नदी पे तीनों जो डैम है, तीनों जो बैठून है, बेलपहाड़ी है, तिलैया डैम, वो किस नदी पे बना है? तो बराकर नदी पे। लक्षद्वीप आइलैंड में, लक्षद्वीप जो है उसमें कितने आइलैंड का समूह है? तो ध्यान में रखिएगा 37 आइलैंड्स का समूह है लक्षद्वीप। क्रॉप्स बेस्ट सूटेड फॉर ड्राईलैंड, सूखी भूमि के लिए जो है कौन सा क्रॉप जो है जो बेस्ट सूटेड है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ था उस ऑप्शन में जो आप दिया हुआ था उसके अनुसार ऑप्शन को ही देख लेते हैं। ग्राउंड नट एक था, ग्राउंड नट दूसरा था शुगर केन, ठीक है, व्हीट या मेज। ये सब ड्राई लैंड पे नहीं होंगे। ग्राउंड नट यानी मूंगफली जो है, ये जो है मूंगफली, वो सिर्फ ड्राई लैंड यानी सूखी भूमि पर होगा। तो ये जो है जो बेस्ट क्रॉप जो है जो सूखी जमीन पर होगा, उसका आंसर क्या होगा? मूंगफली, ग्राउंड नट। अर्थ इज रोटेटिंग हाउ मच डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जो है अर्थ के द्वारा जो है कितना डिस्टेंस जो है पर यूनिट टाइम में, पर मिनट में रोटेट किया जा रहा है। डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस, अर्थ इज रोटेटिंग हाउ मच डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना डिस्टेंस ले रहा है।
तो आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस जो होता है वो सरकमफ्रेंस होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, एक बार रोटेट करने में इसको इतना ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400। ठीक है, आप वैल्यू को पुट कीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू जो है 6400 किलोमीटर है, और टाइम जो है 24 घंटे में रोटेशन पूछा जा रहा है, रोटेशन पूछा जा रहा है। पे क्या पूछा जा रहा है, रोटेशन, यानी अपने एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो 24 घंटे और मिनट में पूछ रहा है तो 60 मिनट से गुना कर देंगे। जो आंसर निकल के आएगा वो लगभग लगभग आपको आंसर जो निकल के आएगा 28 किलोमीटर। ठीक है, ये जो है 1 मिनट में 28 किलोमीटर जो है, 1 मिनट में 28 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करती है अर्थ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि पर मिनट जो है 28 किलोमीटर जो है अर्थ जो है रोटेट कर लेती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्टली फाउंड इन विच टाइप ऑफ माउंटेन? जो हाईएस्ट पीक से सब जो ऊंचे ऊंचे पर्वत जो है वो किस तरह के माउंटेन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन हाईएस्ट पीक कहाँ पाए जाते हैं? तो यंग फोल्ड माउंटेन में पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर वो किस नदी पे बसा हुआ है? जमशेदपुर जो है वो बसा हुआ है सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी पे बसा हुआ है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर जो है स्टील के लिए फेमस है। जमशेद जी टाटा, और टाटा का स्टील भी आता है जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, और उसका क्वालिटी भी बहुत शानदार आता है। तो जो है जमशेदपुर जो है स्टील के लिए फेमस है, ये सुवर्ण रेखा नदी पे, सुवर्ण रेखा नदी पे स्थित है। Which payment is instrument introduced by the bank is known as plastic money? कौन सा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ था क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। अब कितने पेयर ऑफ नर्व्स जो है एराइज करते हैं स्पाइनल कोड से? ठीक है, स्पाइनल कोड से जो पेयर ऑफ नर्व्स एराइज करते हैं वो टोटल होते हैं 31, 31। ठीक है, 31 जो पेयर ऑफ नर्व्स हैं वो एराइज करते हैं स्पाइनल कोड से। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो सेरेबेलम है, सेरेबेलम। अगर आपको बायो में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा हो तो बायो का अगर थ्योरी देखना चाहते हैं तो एक एक प्रदीप सर का क्लास आता है, प्रदीप सर का। ठीक है, वहां से आप बायो का देख सकते हैं वीडियो वगैरह जो है, लेकिन वो हिंदी मीडियम है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो तो देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो वो जा सकते हैं एग्जामपुर में, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे उतना रिसर्च जो है जो करने का जरूरत है नहीं, छोटा छोटा सा क्वेश्चन आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। तो उसके लिए रिसर्च करने का कोई जरूरत नहीं है, रिसर्च करना है तो आप करते रहिए, समय उतना आपके पास है तो कीजिए। शेप ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम होगा, सल्फर हेक्साक्लोराइड होगा, हेक्सा हेक्साक्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन को सल्फर हेक्साक्लोराइड होगा। ठीक है, SF6 हेक्साक्लोराइड, तो राइट। ठीक है, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सल्फर का स्ट्रक्चर जो होता है SF6 को आप देखिएगा, सल्फर के साथ 6 मॉलिक्यूल हैं फ्लोरीन के। एक सल्फर एक एक
एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, ये रहा छठा। तो आप इसके स्ट्रक्चर को अगर पूछे कि SF6 जो है ये डाइऑक्साइड का सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, SF6 इसका फॉर्मूला होता है। सल्फर सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी 6 फ्लोरीन, तो जाएगा होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। स्ट्रक्चर इस तरह का, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6, इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है सल्फर का, ये फ्लोरीन के साथ दूसरा, इसमें फ्लोरीन ऐसे ये सल्फर का जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जा रहा है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो जा रहा है और कोई बच नहीं रहा है पेयर के रूप में, या फिर ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी, तो कोई लोन पेयर बच नहीं रहा है, लोन पेयर 0 है। इसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो है सिंपली जो है ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को डिस्कवर करने वाले का नाम क्या है? तो याद रखिएगा गैलीलियो। गैलीलियो जो है इन्होंने ही टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था। हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू स्टिमुलेट थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन को स्टिमुलेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। इसके स्टिमुलेशन में किसका योगदान होता है? ठीक है, इसका इसमें आंसर जो है TSH होगा, थाय थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH जो है थायराइड को थायरॉक्सिन में स्टिमुलेट करता है, ठीक है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड को थायरॉक्सिन में कन्वर्ट करता है, TSH। अब क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो इसका आंसर होगा ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब जानते हैं मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब रेशियो ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी क्या होगा? ये तो मोमेंटम का रेशियो हुआ और वेलोसिटी का रेशियो लेना है। तो मोमेंटम का रेशियो और वेलोसिटी का रेशियो लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? मास मिलेगा, केजी में मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा? मास मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वांटिटी विच इज नॉट क्वांटिटी विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर में जो है सिर्फ और सिर्फ स्पीड होगा, कोई एक चीज होगा, या तो स्पीड होगा या डायरेक्शन होगा, आइदर, ठीक है। इसमें बोथ होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें स्पीड भी और डायरेक्शन भी हो, तो वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ या तो स्पीड या डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल दीजिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आपको स्पीड हो जाएगा, करंट हो जाएगा, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा जिसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें कोई एक चीज हो या तो स्पीड हो नहीं तो डायरेक्शन, हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब बोला कि रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो बीपीएससी क्वेश्चन में जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी,
ए जो है एक्सेलरेशन है और टी जो है वो टाइम है। यहाँ पे 3 रिलेशन है, 3 इक्वेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहाँ पे s जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। दूसरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन डायरेक्ट पूछ लिया था इधर उधर करके, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन को इधर उधर करके पूछा गया था, हो सकता है इसको भी पूछ लिए। एक तीसरा इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको भी याद रखिए, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। जो भी रिलेशन पूछे आप इसको ध्यान में रखिए और आंसर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो वहाँ पे पूछा हुआ था वो ये था कि हम किसी मेटल को कैसे पहचानेंगे। तो एक बात सिंपल बात ध्यान में रखिएगा, जिस भी मेटल के केस में जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया और उसके बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, आउटर ऑर्बिट में 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब क्या होंगे? मेटल होंगे, ठीक है। और 3 से ज़्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये सब क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 और 4, k ऑर्बिट में 2, l ऑर्बिट में 4। ये जो 4 है वो वो क्या ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? तो हम बोलेंगे नॉन मेटल। अल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 283। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। यानी आप जो है कॉन्फ़िगरेशन तो दिया रहेगा इस तरह का दिया रहेगा और पूछेगा क्या ये मेटल है, नॉन मेटल है? तो उसके बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन को देखकर आप बता सकते हैं। उसी के लिए हम बताएँ कि 1, 2, 3 अगर ऑर्बिट में बाहर में इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम मेटल बोल देंगे और बाकी अगर 4 3 से ज़्यादा हो तो हम उसको नॉन मेटल बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही सोडियम का देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 2, 8, 1, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 3 एंड 4, ठीक है। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो ऑक्साइड है, इसको ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के जो ऑक्साइड है, उन ग्रुप को वैसे ग्रुप के जो ऑक्साइड है वो किस तरह के नेचर दिखाते हैं। इसमें जो आप आंसर देंगे वो देंगे कि ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है। वैसे वैसे ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड मेटल या नॉन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक या नॉन मेटालिक ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर हो, ये दोनों कैरेक्टर हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जिसमें एसिडिक कैरेक्टर भी हो और बेसिक कैरेक्टर, मैंने एसिडिक कैरेक्टर भी दिखा दे और बेसिक कैरेक्टर भी दिखाता, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो जो ऑक्साइड है ग्रुप 3 और 4 के वो एम्फोटेरिक की नेचर होते हैं, उनमें एसिडिक कैरेक्टर भी होता है और बेसिक कैरेक्टर भी होता है। सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ, तो ये देखिए, ये जो ऊपरी पोर्शन है, ठीक है, एक्स एक्सिस मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है, ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला ये नेगेटिव। तो जो ये जो है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को क्रेस्ट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस या फिर ये नीचे वाला है, ये जो है ये वाला है, ये जो ऐसे इसको अलग सिंबल से देते हैं, ठीक। ये जो नीचे वाला पोर्शन है और ये जो पोर्शन नीचे वाले में एक्स एक्सिस के नीचे वाले, इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो ट्रफ बोलते हैं ट्रफ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं।
और ये जो लैम्डा है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए या फिर दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस लीजिए, वो क्या होता है? वो होता है वेवलेंथ। वो वेवलेंथ कहलाता है। सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दो क्रेस्ट के बीच का जो लगातार जो डिस्टेंस है, क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, या दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्रेस्ट बोलिए, ट्रफ बोलिए। Who accords recognition to political party in India as national origin? ये किसका काम है कि किसी पार्टी को दर्जा देना राष्ट्रीय, कि वो राष्ट्रीय पार्टी है या राज्य स्तर का पार्टी है, ये दर्जा देता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। अब पूछा गया है कि पिग्मीज जो है वो कहाँ के इनहेबिटेंट है? पिग्मीज जो है अफ्रीका के इनहेबिटेंट है। ये तो आप क्वेश्चन में पता है, 2 बार पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अब की बार ये जो क्वेश्चन में थोड़ा-सा ट्विस्ट ला दिया था। ये अफ्रीका ऑप्शन ना देकर, कॉन्टिनेंट वाइज़ ऑप्शन ना देकर देश का नाम पूछ लिया था कि पिग्मी जो है किस देश के रहने वाले हैं। उसमें 2-4 जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनका नाम दिया होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कोंगो। पिग्मी जो है कोंगो के इनहैबिटेंट्स हैं। एक क्वेश्चन, सामाजिक अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 20 मार्च। ये पहली बार 20 मार्च को 1927 को मनाया गया था, ठीक है, 1927 को मनाया गया था। ऐसे सामाजिक अधिकारिता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, कंज्यूमर राइट्स डे वर्ल्ड वाइड कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। भैकरानंगल डैम जो है, भैकरानंगल डैम वो किस नदी पे बनाया गया है? तो भैकरानंगल डैम जो है वो बनाया गया है सतलज नदी, सतलज नदी पे भैकरानंगल नंगल जो डैम है वो बनाया गया, ठीक। इसके पानी को जो है, भैकरानंगल डैम का जो प्रोजेक्ट है, ये पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वो यूज करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भैकरानंगल डैम जो है स्थित है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये रहा बीपीएससी 2002 का सेट। आशा करते हैं कि आपको ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहिए और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बना रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है और वो बार-बार रिपीट होता है। जैसे आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में भी देख रहे होंगे कि वही क्वेश्चन है, थोड़ा-सा रंग रूप बदल के आ रहा है। तो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि उसके रंग जो बदला हुआ रूप है उसको भी आपके सामने रख दें। जो फ्रेमिंग है उसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके दे दें, ताकि जो है क्वेश्चन में एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। आप आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए, प्रेरित कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।